एचएमपीवी वायरस का कहर टूट रहा है। भारत में इसके कई मामले आ चुके हैं। आम वायरल इन्फेक्शन भी अब कुछ दिनों की जगह कई हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये खौफ भी है कि क्या ये आम वायरल इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा है। क्या है इसकी वजह? हमने इन तमाम बातों पर जानकारी ली वरिष्ठ ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर विवेक पाठक से। तो जो ये मेटा निमोनिया वायरस जो अभी डिटेक्ट हुआ है, चाइना के अंदर हुआ था, और इसके जो केसेस हैं स्पेसिफिक कुछ ग्रुप्स हैं, उसमें थोड़ा सा इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप हो गए, बच्चे हो गए, मतलब उनमें थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन इसका देखने को मिलता है। बाकी अदरवाइज ये नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस होता है उसी की तरह, नॉर्मल फ्लू की तरह ये इन्फेक्शन होता है। और सिम्टम भी इसके नॉर्मल फ्लू की तरह ही होते हैं, जैसे नाक में जुकाम का होना, नाक में खुजली होना, गले में खराश होना, बुखार होना, और बच्चों में है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चे को। तो प्राय अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्से में होता है, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। तो हमारे जो नेजल कैविटी या साइनसेस हैं ये अपर एयरवे में होते हैं, लोअर एयरवे में हमारे लंग्स आ जाते हैं। तो जब तक ये इन्फेक्शन अपर एयरवे में है तब ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही हमको दिखता है, मतलब। और जैसे ही लोअर एयरवे में इन्वॉल्व होता है तब थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, मतलब ये है ना। पर अभी जो हमको देखने को मिल रहा है वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही देखने को मिल रहा है। नाक में जुकाम होना, खराश होना, फीवर आना, यही सब देखने को मिल रहा है, जैसे कि नॉर्मल एक फ्लू के अंदर हमको देखने को मिलता है। वो खांसी जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती थी या फिर जो सर्दी जुकाम 5 दिन लेता था ठीक होने के लिए, अब वो कई हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे आपकी गिरती हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता है या फिर वायरस का बदलता प्रकार? दो चीज़ें हैं इसके अंदर में। एक तो एनवायरनमेंट का हमको लेके चलना पड़ेगा। जो एयर क्वालिटी या एयर पॉल्यूशन है वो, उसमें नॉर्मल जो कॉमन एलर्जेंस रहते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, तो और क्योंकि हम लगातार सांस ले रहे होते हैं, नाक का काम बॉडी में एयर को फिल्टर करना है, तो ये कुछ एलर्जन जो है नाक के अंदर चले जाते हैं और नाक में एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ एलर्जन ये जो सिम्टम है हमको बहुत लंबे टाइम दिखाई देते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपने बताया कि म्यूटेशन, वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस की प्रॉपर्टीज होती है कि वो म्यूटेट करते हैं, मतलब है ना। म्यूटेशन जब भी करते हैं तो कुछ नए सिम्टम्स वो लेके आते हैं हमारे यहाँ। तो हाँ, अगर पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है और वायरल इन्फेक्शन हो गया साथ में, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होकर सिम्टम बहुत लंबे चलने की संभावना हो जाती है, जो कि देखने को मिल रहा है हमको, है ना। प्रोलॉन्ग इट कैन गो अप टू वन मंथ ऑल्सो, अप टू। और कभी कभी तो जैसे नॉर्मल जो फ्लू की तरह होता है 7 से 14 दिन के अंदर में इन्फेक्शन ठीक हो जाता है नॉर्मली। एलर्जी के कुछ सिम्टम्स कई वायरल इन्फेक्शंस में एक जैसे होते हैं। ऐसे में ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि आप किस तरीके के वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आप हर तरह के वायरल इन्फेक्शन में ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमको समझना कि अपर एयरवे और लोअर एयरवे दो अलग अलग एक ही कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं। तो जब तक अपर एयरवे में है तब तक कंपेरेटिवली हम सेफ हैं, मतलब। लोअर एयरवे जैसे इन्वॉल्व होता है तो इट कैन गो इन कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो अगर सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि लोअर एयरवे के अंदर चला गया इन्फेक्शन। या फीवर लगातार बढ़ रहा है जो कि विथ एंटीबायोटिक्स भी जो है सबसाइड नहीं हो रहा है, मतलब, है ना। तो जो सिम्टम मेन है वो सांस का फूलना, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर पेशेंट डेवलप हो रहा है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स लोअर एयरवे, मतलब। ये टिपिकली एलर्जिक का, इसको मैं बोलते हैं एलर्जिक कफ, एलर्जिक राइनाइटिस का कंटिन्यूशन है, इसको बोलते हैं एलर्जिक कफ। तो एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें हम बोलते हैं इचिंग, खुजली होना। अगर नाक के अंदर या गले में खुजली हो रही है, इट इज़ अ टेलटेल सिम्टम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक फेरेंजाइटिस। तो उसकी वजह से पेशेंट को लगातार खांसी, बॉड ऑफ कफिंग होएगी, मतलब इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमा ऑफ कफ। दैट इज अ टिपिकल, जो कि टिपिकल होता है एलर्जिक फेरेंजाइटिस का, एलर्जिक राइनाइटिस का। सबसे बड़ी वजह क्या है अगर आप तेजी से बार बार वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं या फिर आपको लगता है सर्दी, जुकाम, खांसी तेजी से आपको शिकार बना रहे हैं? तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एलर्जन क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कि बॉडी के लिए फॉरन है वो एलर्जन है, मतलब। तो डस्ट पार्टिकल नाक के थ्रू जा रहे हैं, नाक के अंदर में, दे आर फॉरन टू दी बॉडी। तो नाक का काम क्या है, इसको फिल्टर करेगी। कभी कभी यही एलर्जन बॉडी के अंदर रिएक्शंस कर देते हैं। कुछ इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या एलर्जिक राइनाइटिस। उसके सिम्टम फिर दिखाई देते हैं, जैसे कि नाक में खुजली होना, गले में खुजली होना, आंखों के चारों तरफ खुजली होना, नाक से स्राव होना या डिस्चार्ज आना, है ना। तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एटोपी, ATOPY। एटोपी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। तो कुछ इंडिविजुअल्स में
ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको हम IgE एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो ज़्यादा सिक्रेट होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो जो एलर्जन और जो एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है उससे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है हिस्टामिन। हिस्टामिन इज द मेन कल्प्रिट जो कि हमको ये सिम्टम्स करता है, जिसमें गले में खुजली होना या नाक में खुजली होना। क्या न्यूमोकोकल वैक्सीन या फिर फ्लू की वैक्सीन असरदार है आपको बार बार होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये बहुत यूज़फुल है, बहुत असर इनका होता है, खासकर कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर में। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है, क्रोनिक स्मोकर है पेशेंट, और नॉन केस ऑफ COPD है, तो उन केसेस के अंदर में न्यूमोकोकल वैक्सीन तो लगवाना जरूरी, एक तरह जरूरी है, ताकि आगे सिम्टम्स डेवलप ना हो, मतलब, है ना। ये है, आगे भी जो भी रेस्पिरेटरी वायरस आएंगे उनसे भी बचाव इसमें काफ़ी कुछ सिम्टम्स उतने सीवियर नहीं दिखाई देंगे हमको। तो आपको चेन को तोड़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको एलर्जन को बाहर से आने से रोकना है। मास्क का यूज़ हमने जो किया था पहले भी, आगे भी करना है, ताकि जो है एलर्जन से हम बचा के रखें। जो भी फिल्टर एयर हम ले रहे हैं वो फिल्टर होकर नाक के अंदर जाए। उसके बाद आते हैं दवाइयों के ऊपर में। तो जो एंटीहिस्टामिनिक हम देते हैं, तो एंटीहिस्टामिनिक्स में भी जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स होती है, जो आजकल जो दी जाती हैं वो एकदम न्यूअर जनरेशन की हैं, जिनका कि सेडेशन कम होता है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। इम्यूनोथेरेपी में टिपिकली हम ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ देते हैं। जो IgE एंटीबॉडीज़ है उसके अगेंस्ट हम IgG एंटीबॉडी देते हैं, मतलब इंक्रीजिंग डोज में, मतलब जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो और हिस्टामिन रिलीज ना हो। तो ये है, पर वो हमेशा रिफ्रैक्टरी केसेस में दिया जाता है, प्राइमरी केसेस में कभी नहीं दी जाती है इम्यूनोथेरेपी। सबसे बड़ी सावधानी या फिर बचाव का तरीका क्या है? तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क है। खासकर कि अगर फैमिली हिस्ट्री है कि एस्थमा की हिस्ट्री है, घर में एलर्जिक एनाइटिस की हिस्ट्री है, तो अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है या बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है, मास्क का यूज़ कीजिए। कुछ मौसम होते हैं, जैसे कि फरवरी मार्च का महीना है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं, परागकण गिरते हैं, वो भी एक कॉमन एलर्जन है। उस टाइम भी मास्क का यूज़ जरूर करें, मतलब। उसके अलावा घर में भी एलर्जन रहते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है सीजनल एलर्जिक एनाइटिस और एक होता है पेरिनियल। घर में जो डस्ट माइट होती है, वो हमारे जो पालतू जानवर है, एनिमल डेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो भी, तो इनसे थोड़ा सा बच के आपको रहना पड़ेगा, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रखना है। तो ये तो प्राइमरी चीज़ है, ये आपको करना है। और क्या नहीं करना है, तो वो टिपिकली आपको बेसिकली मैं तो जो बताता हूँ, जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो बताता हूँ। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कान में या नाक में ऑयल डाल लेते हैं, मतलब, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो उल्टा नुकसान ही कर रहा होता है, मतलब, बॉडी में। लेकिन आपको पता नहीं किसी में वो फंगल इन्फेक्शन की चांसेस संभावना बढ़ा देता है, मतलब, खास करके अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, डायबिटीज अगर पेशेंट को है, इट कैन कॉज फंगल इन्फेक्शंस आल्सो इनसाइड द नोज। कॉमन जो सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग जेल आते हैं, मतलब, है ना, वो लगा सकते हैं। एलोवेरा वाला जेल भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसको मॉइस्ट रखना है नाक को, मतलब, है ना। बढ़ती प्रदूषण, मौसम की मार और हर बार नए नए वायरस जो लगातार म्यूटेट हो रहे हैं, जिनका असर मानव शरीर पर बदल रहा है। इस सब के बीच खुद को स्वस्थ रखना बेहद मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर